रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पीठसैण दौरे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का निशाना, कहा जनता से माफी मांगे रक्षा मंत्री। बाघंबरी मठ की गद्दी संभालेंगे बालवीर गिरी, 5 अक्टूबर को सौंपी जाएगी चादर, की गई औपचारिक घोषणा। दस अक्टूबर को बंद होंगे श्री हेमकुंड साहिब के कपाट, 5000 से ज्यादा श्रद्धालु टेक चुके हैं मत्था, मई में फिर खुलेंगे कपाट। और सदगुरु जग्गी वासुदेव केदारनाथ यात्रा पर निकले भक्तों के साथ की मुलाकात, बोले ईश्वर की अनमोल धरोहर है उत्तराखंड। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में अब कुछ महीने ही बचे हैं, जिसको लेकर प्रदेश में इन दिनों सियासी माहौल गरमाया हुआ है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पीठसैण दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। गणेश गोदियाल ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पीठसैण की जनता से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल रक्षा मंत्री 1 अक्टूबर को नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति और उनके स्मारक द्वारा यहां पर उद्घाटन करने पीठसैण आए थे। इसी को लेकर गोदियाल ने यह बयान दिया है। बता दें कि स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर पहले ऐसे केंद्रीय मंत्री थे जो यहां पीठसैण पहुंचे थे। 1 अक्टूबर 2016 को पीठसैण में पर्रिकर ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति का अनावरण किया था। साथ ही इस मौके पर उन्होंने पीठसैण में भव्य सैनिक स्कूल बनाए जाने की घोषणा भी की थी। ऐसा है कि इससे ठीक 5 साल पहले पर्रिकर जी भी पीठसैण में आए थे और उस समय वो रक्षा मंत्री थे। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने एक घोषणा की थी, नरसिंह जी उनको तब्दील आए थे और एक घोषणा की थी कि वहाँ पर सैनिक स्कूल का निर्माण होगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज 5 साल से अधिक समय बीतने के बाद अब उन्हें अब तक वो घोषणा याद नहीं है। कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई उस घोषणा पे आज। अब राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री के रूप में वहाँ राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं। गांधी जयंती पर कांग्रेस की तरफ से हरिद्वार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन परिचय सहित उनके विचारों और उनकी राष्ट्रभक्ति के बारे में लोगों को अवगत कराया जाएगा। और इस कार्यक्रम में राजनीति से दूर कांग्रेस सभी लोगों को निमंत्रण दे रही है। स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने बताया कि यह कार्यक्रम राजनीति से दूर है, लेकिन कांग्रेस द्वारा यह कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें महात्मा गांधी के जन्म दिवस को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। बापू की जयंती भी है और हमारे भारत रत्न स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी जो प्रधानमंत्री रहे पूर्व, उनकी जयंती भी है। दोनों को नमन करने का मुख्यतः कार्यक्रम है और उस नमन में उनकी जो शिक्षाएं हैं उनके ऊपर हम परिचर्चा करेंगे, यही मुख्य कार्यक्रम। देखिए, हमारी सबसे पहली मांग तो यही है कि जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त है, 6 महीने में 3-3 मुख्यमंत्री बदलते हैं, जिस तरह से हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी यहाँ के लोकल विधायक और इनके प्रदेश के अध्यक्ष के ऊपर आती है, हाईकोर्ट जिस तरह की टिप्पणियां तल्ख कर रहा है, मीडिया के साथियों से हम कहना चाहेंगे कि इसमें जांच सुचारू हो। पिछले लंबे समय से हरिद्वार जिले में राशन कार्ड धारकों के राशन का डेटा ऑनलाइन ना चढ़ने पर इनका गुस्सा राशन डीलरों को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि जब से राशन कार्ड ऑनलाइन किए गए हैं तब से काफी लोगों के राशन कार्ड निरस्त हो गए और राशन कार्ड धारक डीलरों को इसकी जिम्मेदार मानते हैं। इसी समस्या के चलते आज झबरेड़ा विधायक देसराज कर्णवाल ने मंगलौर गुड़ मंडी में सभी राशन डीलर से मीटिंग कर उनकी समस्याओं को सुना। इस मौके पर नारसन ब्लॉक के सप्लाई इंस्पेक्टर भी मौजूद रहे। राशन डीलरों ने अपनी विभिन्न समस्याओं से विधायक को अवगत कराया, जिस पर विधायक ने जल्द ही इसके तमाम समस्याओं से निजात दिलाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर राशन डीलर के तमाम क्षेत्रों के अध्यक्ष मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने मीडिया और विधायक का आभार व्यक्त किया। देखिए, लगभग 9 वर्ष पूर्व से लगातार कार्ड धारकों को और जो डीलर्स हैं उनके सामने एक परेशानी थी कि कार्ड धारक से डीलर्स जो है वो डॉक्यूमेंट्स लेते थे। स्टार्टिंग में मुखिया का आधार कार्ड लिया, फिर उसके बाद कहा कि पूरे परिवार के आधार कार्ड लो,
फिर वो लिए, फिर बैंक के अकाउंट की पासबुक की कॉपी लो। तो इस तरह से कई बार लगातार 9 साल से ये समस्या का समाधान नहीं हुआ। सबसे पहले आप सभी पत्रकार मेरे भाइयों का सबका बहुत बहुत स्वागत कि आपने मतलब हमारी समस्याओं पे और विधायक जी ने भी हमारी समस्याओं पे बहुत ज़्यादा गौर किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। दूसरी बात, ग्रामीण स्तर शहरी स्तर में जो आजकल यूनिट कटने का बहुत ज़्यादा प्रचलन चला, इससे हम सभी राशन डीलर बहुत ही परेशान हैं और माननीय विधायक जी ने हमारी समस्या का हमें बहुत आश्वासन दिया और हमें उम्मीद है कि बीच बीच में उन्होंने हमें जो आश्वासन दिए वो पूरे हुए। स्वर्गीय वीर चंद सिंह गढ़वाली की 42वीं पुण्यतिथि पर आज वीर सिंह गढ़वाली उत्थान समिति की ओर से कोटद्वार में गढ़वाल मैराथन का आयोजन किया गया। दौड़ का शुभारंभ प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने हरी झंडी दिखाकर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बच्चों का यहां उत्साहवर्धन किया ताकि छात्र छात्राएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। वहीं इस दौरान पुलिस प्रशासन ने भी व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी है। ये दौड़ कोटद्वार ऑडिटोरियम से शुरू होकर झंडा चौक, नजीबाबाद रोड और दुर्गापुरी होते हुए वापस ऑडिटोरियम पहुंची। चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम पे नई उम्र के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए और प्रत्येक नशे के और सारे व्यसनों से दूर रहने के लिए आज कोटद्वार के प्रमुख समाज सेवियों ने यह बहुत अच्छा आयोजन किया है कि जीवन में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जब भोगने की बारी आती है तो आदमी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है। तो इकट्ठा किया हुआ तंत्र किसी काम का नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा आज के जीवन में आवश्यक है। और जहाँ भौतिक युग में रसायन से मिले हुए, केमिकल से मिले हुए जहाँ हम लोग भोजन खाते हैं, निश्चित ही आदमी की जो औसत आयु कम हो गई है। तो प्रदेश की बीजेपी सरकार की ओर से किच्छा विधानसभा की सिरौली कला को अलग नगर पंचायत बना दिया गया, जिसका क्षेत्रीय विधायक राजेश शुक्ला ने एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा और ईओ गुरमीत सिंह की मौजूदगी में विधिवत रूप से पूजा पाठ कर नगर पंचायत भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला का लोगों ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि हमारी पार्टी विकास के पथ पर सबको साथ लेकर सबका विकास करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सिरौली की जनता की समस्याओं को देखते हुए सिरौली कला को नगर पंचायत बनाकर स्पष्ट कर दिया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से इसकी घोषणा कराई थी किच्छा के इंदिरा गांधी खेल मैदान में, जब उन्होंने यहाँ के लिए 19 घोषणाएं की थी और उसके बाद का जीओ हुआ। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद यहाँ से प्रस्ताव गया, प्रस्ताव के बाद फिर दोबारा से नगर पंचायत का जीओ हुआ। आज मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने के मार्गदर्शन में हम लोगों ने 3 एक नगर पालिका और 2 नगर पंचायतें इस विधानसभा में बना ली और आज इस नगर पंचायत का हमने बाकायदा जो इसका ऑफिस है उसका लोकार्पण किया है, जनता को समर्पित किया है। इस उद्घाटन से ये उम्मीद जगी है कि गांव का विकास होगा, गांव को एक अच्छी दिशा मिलेगी। गांव में जितने भी शादी सर्टिफिकेट, मृत्यु वगैरह जो भी जन संबंधित काम है वो सारे यहाँ नगर पंचायत में होंगे। एसडीओ साहब, एसडीएम साहब और जीओ साहब इसके प्रशासक बनेंगे। बाकी गांव वालों की राह से काम करेंगे। एक ऐसी नई दिशा मिली है गांव को। 1 करोड़ रुपया बताया जा रहा है कि अभी विकास के लिए गांव आ चुका। तो प्रयागराज में बाघंबरी गद्दी के उत्तराधिकारी के रूप में बालवीर गिरी मठ की गद्दी संभालेंगे। हरिद्वार में औपचारिक घोषणा के बाद बालवीर गिरी के शिष्य दिगंबर पुनितपुरी महाराज ने बताया कि बालवीर गिरी महाराज बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और वो गुरुजी के एकमात्र शिष्य हैं, जो ब्रह्मलीन महंत नरेंद्र गिरी के मार्गदर्शन का अनुसरण काफी लंबे समय से करते आ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भी बालवीर जी महाराज अपने सभी कर्तव्यों का पालन गुरुजी के आदेश अनुसार ही करेंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी महाराज जी ने जो अपने सुसाइड नोट में अपनी मनसा बताई जन समुदाय को, बलवीर गिरी महाराज जी के नाम पर जो वसीयत मिली उसके माध्यम से बड़े महाराज जी की अंतिम इच्छा सभी के सामने स्पष्ट हुई। संत समुदाय ने, प्रशासन ने, सभी लोगों ने बड़े महाराज जी की जो अंतिम इच्छा की पूर्ति के लिए
संत समुदाय पर पंच परमेश्वर ने जो निर्णय लिया है, अध्यक्ष महोदय की अंतिम इच्छा व्यक्त जो उन्होंने की, उसके पक्ष में। तो प्रसिद्ध योग और आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव आज केदारनाथ यात्रा पर निकले हैं। सदगुरु ने कहा कि उत्तराखंड इस धरती को दी गई ईश्वर की अनमोल धरोहर है। भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार उत्तराखंड जरूर आना चाहिए। सदगुरु ने अपने भक्तों के साथ मुलाकात भी की, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। इस दौरान उनके आराम के लिए करोड़ों रुपए की लागत की वैनिटी वैन भी उनके साथ चल रही थी। बहुत ही डाउन टू अर्थ गुरु मानते हैं। ऐसे तो बहुत सारे बड़े बड़े गुरु लोग हैं, पर इनकी एक विशेषता है, वो इस दुनिया में रह करके सब चीज़ों का भोग करके, विशेषकर उनको गाड़ियों का बड़ा शौक है, तो वो खुलेआम बोलते, कोई चीज़ छुपाते नहीं हैं। उनकी सिंसियरिटी और उनका खुलापन ही सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि है, जिसकी वजह से उनके इतने सारे अनुयायी हैं और उनको बहुत ही हम अच्छा मानते हैं गुरु। और उनका पदार्पण यहाँ पे हमारे होटल में हुआ। इतनी बड़ी हस्ती, इतने बड़े महात्मा जो इतने बड़े प्रवचन देते हैं, पूरे भारतवर्ष क्या पूरी दुनिया को देते हैं, आज उनका यहाँ पे पदार्पण हुआ हमारे होटल में रिवर साइड रिसोर्ट के अंदर। हम तो गौरवान्वित हैं और हमको अति प्रसन्नता है इस बात की कि आज गुरुदेव मेरे को सौभाग्य मिला उनके चरणों को प्रणाम करने का। उत्तराखंड के चमोली जिले में उच्च गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट इस साल शीतकाल के लिए 10 अक्टूबर को बंद होंगे। श्री हेमकुंड गुरुद्वारा ट्रस्ट के मुख्य प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने बताया कि कोरोना महामारी की वजह से 4 धामों की तरह श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा भी इस साल देरी से यानी कि 18 सितंबर को शुरू हुई। करीब 4633 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब में मत्था टेकने अभी तक 5000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। इस वर्ष श्री हेमकुंड साहब के कपाट यात्रियों के लिए 18 सितंबर को खोल दिए गए थे। समय के अभाव को देखते हुए ट्रस्ट चाहता था कि यात्रा का समय काफी लंबा हो, लेकिन मौसम को देखते हुए एवं यात्रियों की सुरक्षा को मद्देनजर यात्रा 10 अक्टूबर तक ही रहेगी। इस वर्ष श्री हेमकुंड साहब के कपाट 10 अक्टूबर को पूरे विधि विधान से बंद कर दिए जाएंगे। सभी से निवेदन है कि जो भी यात्रा श्री हेमकुंड साहब करना चाहते हैं वह 10 अक्टूबर को कपाट बंद होंगे, इसके मद्देनजर ही अपनी यात्रा का प्रोग्राम। तो रुड़की के कोर कॉलेज पहुंचे पद्मश्री यहां पर एवं पद्मभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी का प्रबंधन ने फूलमाला से स्वागत किया। इस दौरान अनिल जोशी ने छात्रों को पर्यावरण के संबंध में जानकारी देते हुए प्रकृति के बारे में जानकारी दी और कहा कि हिमालय क्षेत्रों में बांध बनाने के लिए नए सिरे से सरकार को सोचने की जरूरत है। बांध का निर्माण करना पर्यावरण और प्राकृतिक दृष्टिकोण से सही नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से अभी आपके सामने बोल नहीं सकता कि मैं एक रणनीति बना रहा हूं जिसमें शायद सरकार बंध जाए कि किस सीमा तक हमको इस सब के लिए जाना चाहिए। राज्य से एक पर्यटन मंत्री बने अजय भट्ट जी, मैंने उनको सुझाव दिया है कि वो एक राष्ट्रीय गोष्ठी करें पर्यटन और प्रकृति पर। तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ में 2 यहाँ पर दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार में कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभाव पर चर्चा और उससे बचाव को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश से कई लोग जुड़े, जिसमें विभिन्न प्रारूपों और कोरोना से होने वाले विभिन्न दुष्परिणामों के बारे में बताया गया। कार्यक्रम के चेयरमैन एवं आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के निदेशक प्रोफेसर RC दुबे ने कोविड-19 से बचाव के लिए उपाय भी बताए। 2 दिन रखा गया था और वेबिनार का शीर्षक था प्री एंड पोस्ट कोविड इम्पैक्ट्स ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। कि कोविड विगत 2 वर्षों से पूरी दुनिया को हिला के रखा है। हिंदुस्तान भी इसे अछूता नहीं, हम लोग भी अछूते नहीं। हमारे विश्वविद्यालय में हमारे कई साथी अपने जान दे दिए हैं और ढेर सारे साथी बीमार हुए थे, आज भी उस पीड़ा से गुजर रहे हैं। पिछले 24 तारीख से ये 7 दिवसात्मक
हमारा संस्कृत महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। प्रतिवर्ष हम लोग पूरे विश्व में, भारत में संस्कृत का प्रचार प्रसार हो, इस उद्देश्य से इस कार्यक्रम को रखते हैं। पहले दिन हमारे यहाँ भारतीय शिक्षा पद्धति, वैदिक शिक्षा पद्धति के ऊपर 2 व्याख्यान थे कि गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति क्या है और वर्तमान समय में उसकी क्या उपयोगिता है। विद्वानों ने प्रतिपादित किया कि गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति के द्वारा ही विश्व की जो वर्तमान समस्या हैं उनका हम समाधान कर सकते हैं। तो हिमालय के शिखर से कन्याकुमारी समुद्र तट तक की दूरी तय करने के लिए यहां बद्रीनाथ धाम के बामणी गांव के सोमेश पवार ने शुक्रवार को साइकिल से देश के प्रमुख धाम बद्रीनाथ से द्वारका, जगन्नाथपुरी और यहां रामेश्वरम तक की साइकिल यात्रा के लिए वो निकल गए। बद्रीनाथ मंदिर के सिंहद्वार पर बद्रीनाथ के रावल ईश्वरी प्रसाद और स्थानीय लोगों ने युवा सोमेश पवार को शुभकामनाएं देकर विदा किया। सर्वप्रथम मैं सोमेश पवार, उत्तराखंड बद्रीनाथ धाम बामणी गांव का निवासी, आज 1 अक्टूबर 2021 को अपने 4 धाम साइकिल यात्रा के लिए निकला हूँ, जिसका मुख्य उद्देश्य नशा मुक्त और आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा जो 4 धाम की स्थापना संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए किया गया था, उसी उद्देश्य के साथ मैं अपनी यात्रा, अपना पर्पस लेके चल रहा हूँ। जन जन तक अपनी आवाज़ पहुँचाऊँगा और हिमालय के प्रति कि स्वच्छ हिमालय को रखना है। तो 4 धाम यात्रा में ई पास की बाध्यता को खत्म करने की एक सूत्रीय मांग को लेकर बद्रीनाथ धाम में आगामी 2 अक्टूबर को श्री बद्रीनाथ संघर्ष समिति पूरे धाम में विरोध के रूप में बद्रीनाथ बंद का आयोजन करेगी और प्रदेश सरकार पर ई पास को पूरी तरह से बंद करने की मांग के साथ भक्तों को यहां दर्शन की अनुमति के लिए वो प्रदर्शन करेगी। संघर्ष समिति के अध्यक्ष राजेश महतो का कहना है कि धाम में प्रतिदिन करीब 15,000 तीर्थयात्रियों के रहने खाने की सुविधा है, लेकिन ई पास की वजह से यहां 1,000 यात्री भी पूरे नहीं आ पा रहे। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आज कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर अपना काम किया। इसके साथ ही उन्होंने सरकार को चेताया कि अगर सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली नहीं की तो आगे बड़ा आंदोलन भी किया जा सकता है। राष्ट्रीय आंदोलन उत्तराखंड यानी कि NMOPS के जनपद देहरादून मीडिया प्रभारी चेतन प्रसाद कोठारी ने बताया कि राष्ट्रीय आंदोलन उत्तराखंड पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार आंदोलन कर रहा है। कि जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 1 अक्टूबर 2005 से पुरानी पेंशन बंद कर दी गई थी हमारे राज्य में, तो इसीलिए 1 अक्टूबर को हमने काला दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया है, जिसमें हम सब लोगों ने काली पट्टी बांधकर सरकार के प्रति अपना विरोध जताया है। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो पुरानी पेंशन है उसको पुनः बहाल किया जाए। तो डोईवाला के टोल टैक्स में बढ़ोतरी करने के विरोध में आज सिटी बस संचालकों की हड़ताल पुलिस और यहां कांग्रेस नेताओं के मध्यस्थता के बाद स्थगित हो गई। यूनियन की तरफ से बताया गया है कि टोल संचालक द्वारा पूर्व के निर्धारित दरों पर ही टोल लेने की बात मान ली गई है, जिस पर हड़ताल स्थगित कर दी गई। पिछले दफे जो ठेकेदार थे, जो उनसे बातचीत हुई थी जो बैरियर के, तो वो ये हुआ था तय कि भाई जो सिटी बसें हैं, क्योंकि हम 9 किलोमीटर चल पाते हैं इनके रोड पर, तो हमारा जो है पर मंथ का उन्होंने 2100 रुपया तय हुआ था पिछली बार। तो इस बार जो है नए कॉन्ट्रैक्टर आए तो वो कहने लगे नहीं साहब 2100 नहीं, हम तो 4200 रुपये लेंगे। तो इस संबंध में फिर सिटी बस मालिक सब इकट्ठे हुए, बातचीत हुई। हमने कहा भाई इस स्थिति में हम नहीं हैं, तेल के दाम बढ़ते हैं, सभी हम तो जो 2100 रुपये आपको दे भी रहे थे वो भी हमने यात्रियों पे नहीं डाला, जो सवारी है उन पे भी नहीं डाला था, उसे खुद बियर कर रहे थे। डोईवाला सिटी बस यूनियन के सभी साथी अपनी बसों को लेकर डोईवाला जो टोल बैरियर है वहाँ पहुँचे। इनकी एक मांग थी कि जो पूर्व में निर्धारित किया गया था, जितना इनसे टैक्स लिया जाता है, पूर्व में 1 साल पहले जब ये टोल की शुरुआत की गई थी
सब सारे अधिकारियों के सामने बैठ के बात हुई थी कि 2100 रुपये महीना इनसे लिया जाएगा। मगर अभी जो नए ठेकेदार आए हैं, नई कंपनी आई है, वो अपने नए रूल के साथ इनसे पैसा मांग रहे थे कि बढ़ाकर करीब डबल पैसा इनसे मांगा जा रहा था, जिसका सबने विरोध किया और वहाँ जाके बात भी रखी। प्रशासन के लोग भी, डोयला पुलिस कोतवाली से भी सब लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। तो हरिद्वार एसएसपी योगेंद्र रावत ने देर रात हुई मुठभेड़ का यहां प्रेस वार्ता कर खुलासा किया। पुलिस ने डकैती में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के फरीदाबाद में पिता पुत्र की हत्या कर चारों आरोपियों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया था। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच लगातार डकैतों को यहां पर ट्रेस कर रही थी। देर रात दीनदयाल पार्किंग में हुई मुठभेड़ में कांस्टेबल संदीप की मौत भी हो गई। पुलिस ने चारों आरोपियों के पास से एक स्विफ्ट कार, करीब 12,000 नकद यहां पर बरामद किया है। फरीदाबाद में 2 दिन पहले एक डकैती की घटना हुई थी, जो कि काफ़ी सनसनीखेज घटना थी, जिसमें एक पिता पुत्र को गोली मार के डकैती को अंजाम दिया गया था। तो जो फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच है, वो इस डकैती के क्रिमिनल्स को लगातार ट्रेस कर रही थी और इनको ट्रेस करते करते ये हरिद्वार पहुंच गई, जहां से इनको ये सूचना मिली थी कि इसके जो संभावित कुछ अभियुक्त हैं ये हरिद्वार में हो सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने 4 लोगों को अपने उसमें लिया, कस्टडी में लिया, और इस कस्टडी में लेने के दौरान ही इनमें से एक अभियुक्त, जिसका नाम अंशु उर्फ मोनू है, इसने पिस्टल निकाल के एक जो कांस्टेबल था उस पर बड़े क्लोज डिस्टेंस से फायर किया, जिससे कि उस कांस्टेबल संदीप की उसकी मृत्यु हो। खबर सितारगंज से है। सितारगंज कृषि मंडी में किसानों के धान की फसल की तौल सरकार ने यहां तय समय के अनुसार शुरू कर दी है। हालांकि कच्चे आढ़तियों ने धान तौल शुरू नहीं की है, जिसको लेकर किसानों में सरकार के खिलाफ यहां पर नाराजगी भी देखने को मिली। डीएम ने कृषि मंडी पहुंचकर धान तौल केंद्र का जायजा लिया। साथ ही डीएम रंजना राजगुरु का कहना था कि धान तौल केंद्रों का निरीक्षण किया गया है और सरकार ने मंडियों में तय मानकों पर तौल शुरू करवा दी है। ये सारा काम तो इनको पहले से तैयारियां अपनी करके रखनी चाहिए थी। आज 1 अक्टूबर है, सुबह भी ना तब तो ये तो टूट जाएगा। मंगलौर कोतवाली पुलिस ने पुजारी की हत्या का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पुजारी अक्सर उसके साथ कुकर्म करता था और अब उसने आरोपी को चोरी के मामले में फंसाने की धमकी दी थी, जिससे बचने के लिए उसने बिजली का करंट लगाकर पुजारी की हत्या कर दी। मंगलौर कोतवाली में घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी हरिद्वार योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के नसीपुर गांव में मंदिर के पुजारी सुखराम उर्फ सूखा की 17 सितंबर को हत्या कर दी गई थी, जिसका खुलासा कर दिया गया। ये 17 तारीख को नसीरपुर गांव के पास एक मंदिर है, उसमें एक साधु की हत्या करके उसकी डेड बॉडी बरामद हुई थी और ये भी लग रहा था कि ये घटना कुछ दिन पहले की है, क्योंकि डेड बॉडी थोड़ा सड़ी गली हालत में थी। क्योंकि ये एक बड़ा सनसनीखेज केस था, तो इसको खोलने के लिए लगातार पुलिस इसमें काम कर रही थी। जितने संभावित मोटिव होते हैं सब पे काम किया। अंततः ये बात निकल कर आई कि जो बाबा है, इनके एक व्यक्ति से जो इनके मूल स्थान पर रहने वाला था, वहीं से इसके अवैध संबंध। 17 तारीख को खबर डोईवाला से है। डोईवाला में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि एक बस और 2 ट्रकों की यहां आपस की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक टोल कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।